ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात की है, आप हेडलाइन मैनेजमेंट कब तक कीजिएगा इस तरीके से कि आप बीच में कुछ भी आप कर लीजिए? ये तो बहुत देर तक। और अभी जो ये 5 पॉइंट आपने भी देखे, आपने भी उसमें रहा, और जो एसआईआर जिसने बीच में थोड़ा रुक सा गया था, वो उसी इश्यू से वो शुरू करने आ रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहले जाने वाले हैं, उनका पहला पॉइंट इसमें ये जुड़ा हुआ है। तो वो एसआईआर की कभी 2 कदम आगे 2 कदम पीछे। तो ये जो पूरे के पूरे, इसको लेकर आपका अपना क्या विश्लेषण? और दूसरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसमें जो कहीं लैक्यूनाज रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने उसको इस तरीके से नहीं वो कर पाए हैं। क्या आप होना चाहिए? जैसे बार बार होता है कि अब जिसके लिए आप 5 साल के लिए चुने गए हैं वो ना छोड़ा जाए। दोनों तीनों पर आप टिप्पणी करिए जोशी जी। देखिए संजीव जी, इंडिया अलायंस की जो व्यवहारिक स्थिति है उसमें रविंद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि अब जरूरत क्या है। अब देखिए एक बात तो साफ है कि जो भी हमारे बीजेपी के समझ में आ गया कि भाई चुनाव बड़ी ईमानदारी से तो नहीं जीता जा सकता, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, या उससे पहले महाराष्ट्र या हरियाणा का रहा हो, जीता नहीं जा सकता। अब उसके लिए तो एसआईआर और दूसरे जो हथकंडे हैं वो अपनाने जरूरी हो गए। ये वो समझ में आ गया कि एक बात और भी समझ में आ गई कि भारत का जो बहुसंख्यक समुदाय हिंदू है वो पूरी तरह से इनके साथ ईमानदारी से नहीं जा सकता। ये इन्होंने 2014 से अब तक देख लिया कि ईमानदारी से नहीं जा सकता। और 2024 में जो सीटें इनकी घटी, 63 सीटें, उससे और भी समझ में आ गया। तो इनके सामने एक ही रास्ता है कि जब तक हम रिगिंग नहीं करेंगे, जब तक हम मतलब गैर संवैधानिक हथकंडे नहीं अपनाएंगे, तब तक हम मतलब 3/4 मेजोरिटी पूरे देश में नहीं ला सकते, लोकसभा और राज्यसभा को छोड़कर के प्रदेशों में। क्योंकि ये तो पूरी तरह से एक एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं ना। इनका शुरू से वो है कि भाई हमको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो पूरा संविधान को बदलना पड़ेगा। उसके लिए आपको संसद और विधानसभाओं में एक पर्याप्त बहुमत चाहिए। तो वो चाहते हैं कि ईमानदारी से नहीं आ सकती, ये स्पष्ट हो गया। अब दूसरा उन्होंने जो ताजा जो यानी पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की हार हुई है, उससे एक बात साफ हो गई कि कुछ भी कहो, सत्ता के साथ विधायक हो या सांसद हो, वो उसके हार और जीत के साथ पार्टी के साथ रहते हैं। विचारधारा का जो महत्व होना चाहिए, उसके प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो नहीं है। एक बड़ा खतरा ये हो गया, मुझे सबसे बड़ा खतरा जो लग रहा है कि टीएमसी जो हारी और उसके साथ जो वहाँ के विधायक लोग अलग से चले गए और अब एमपी जाने की तैयारी में, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया। 80 में जोशी जी, 80 में 61 चले गए विधायक, और हाँ, यहाँ मैं वही 28 में कह रहा हूँ। 20 तो सांसदों इसका की मतलब पार्टी ये तय। हुआ, नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी एक जिद की दृष्टि लगाए हुए है क्षेत्रीय दलों पर, कि क्षेत्रीय दल का हारते हैं और हारते हैं, जीतते हैं, जो भी है, उनके विधायक और एमपी को कैसे तोड़ा जाए और इसके माध्यम से अपनी तादाद बढ़ाई जाए। यानी वो ईमानदारी से नहीं आ सकते। इसलिए इंडिया अलायंस ने जो एक पहला एजेंडे पर पहला पॉइंट रखा कि भाई ये है कि हमको चीफ जस्टिस को उसको लिख के देना है कि भाई ये है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए आज की मीटिंग का सबसे बड़ा महत्व मेरी दृष्टि में ये है कि इससे इंडिया अलायंस पुनर्जीवित हो गई। अब तक तो ये मान के चला जा रहा था कर्नाटक के बाद कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज 25 दलों, यानी इसमें 23 तो मौजूद थे और 2 दलों ने ऑनलाइन, जिसमें ठाकरे साहब हैं और आपके शुभ सोरेन है, उन्होंने अपना सहमति और सपोर्ट दिया। 25 दलों का एक बड़ा कंसोलिडेटेड मैसेज, एक नया नैरेटिव तो बना। क्योंकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की कि भाई इनको इकट्ठा होने ना दिया जाए, हेडलाइंस बटो दी जाए। जैसा कि अभी बताया गया, उनके घर पे मीटिंग हुई यादव के, हाँ फलाना ढिकाना जो भी है। तो हेडलाइन बटोरने में तो देखिए अब बीजेपी को 2 कामों में अब बीजेपी को और संघ को बीट नहीं कर सकते। एक तो अफवाह फैलाने के मामले में पहले भी कहा जा चुका कि ये अफवाहों का कारखाना है, तो अफवाह फैलाने और फेक नैरेटिव तैयार करने, ये तो इस मामले में तो अभी तक अनबीटेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन ये सस्टेन करना और उसको सस्टेन ना करने देना,
ये काम विपक्ष का है। तो इंडिया अलायंस के आज तक जो सबसे 5 पॉइंट हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें यह है कि जो मानसून सीजन होगा उसमें हर सुबह जब भी सेशन शुरू हो तो एलओपी के चैम्बर में मिलेंगे और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी तय होगी कि भाई आज, और उस इसके साथ साथ जैसे 7 प्रदेशों में जो चुनाव होने वाला है उसमें देखिए यूनिटी दिखाना, ये ठीक है कि पंजाब में एक बहुत बड़ी समस्या तो होगी, तो वैसे आप पार्टी के साथ तो आज भी नहीं है, केजरीवाल जी वैसे दिल्ली में हैं लेकिन वो आई नहीं। हालांकि कल उनकी ममता जी से मुलाकात होगी तो ममता जी तो आई, लेकिन पंजाब में तो एक कन्फ्रंटेशन होगा। और उस आपकी आपकी अनुमति तो आप पार्टी के वो जो संजय सिंह क्या कह रहे थे मैं सुना देता हूँ, सुनिएगा, अगर आपने ना सुना हो देखिएगा, इसको भी देखा जा सकता है, फिर आप इसको कंटिन्यू कर तो लीजिए। ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। लेकिन जो पार्टियां शामिल हो रही है लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। डीएमके की तरफ से भी वैसी बात सामने आई जो हाल के दिनों में। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबीके का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये विपक्षी दलों की बैठक है, इंडिया अलायंस करें तो विपक्षी दल के तौर पे भी अलग अलग पार्टियां उसमें भाग ले सकती। भाई, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही। आप कितने भी तरीके से पूछेंगे, जवाब यही है। आज कई जगह जिसमें इंडिया, जवाब यही है कि आप हम नहीं कर रहे हैं, करिएगा आप कंटिन्यू। देखिए संजीव जी, औपचारिक रूप से तो संजय सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप पार्टी जो है उनके नहीं रही, और क्योंकि और आप पार्टी को लेकर के शायद आपको याद हो ये भी माना जाता रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, और कई जगह इन्होंने वोट कटवाए, चाहे वो गोवा का चुनाव हो, चाहे गुजरात का हुआ हो, और उसमें इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद की, ये स्पष्ट हो। हरियाणा ताजा उधर, हरियाणा, हाँ जी हरियाणा था बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप पार्टी का एक इंडिपेंडेंट वजूद राष्ट्रीय स्तर पर हो वो नहीं है। चाहे वो अभी कितनी भी कोशिश कर ले, अभी तो उसको वो राष्ट्रीय महत्व नहीं बना है, वो स्ट्रेचर अभी नहीं बना है। तो कहने का मतलब ये तो इसका मतलब ये कि पंजाब में जो चुनाव होंगे डायरेक्ट, वो आप पार्टी और कांग्रेस के बीच होंगे। लेकिन मैं यहाँ मान के चलता हूं कि देखिए बीजेपी की एकमात्र कोशिश है, एकमात्र, पूरा याद करिए कि हमें भारत को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का ये ओरिजिनल स्टेटमेंट था बहुत शुरू में, फिर उसको उन्होंने बदला जब ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष मुक्त। लेकिन उनका यह है कि कहीं भी कांग्रेस को मजबूत नहीं होने देना है, चाहे वो पंजाब हो और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो या दूसरे राज्य हो। तो उनके लिए वो है कि क्योंकि उनका मुख्य प्रतिद्वंदी दल आज भी वो मानते चलते संघ, मैं तो कह रहा हूँ संघ परिवार। मैं बीजेपी को जब भी बात करता हूँ पूरा याद रखिए, संघ के बिना बीजेपी अधूरी है। क्योंकि मैं बीजेपी को, या उससे पहले जनसंघ, मैंने जनसंघ और बीजेपी को एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस की संतान नहीं, कभी नहीं माना। तो ये संघ के उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोख से जन्मी है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस की 85 से लेकर के, और दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टी और सोशल पार्टी जितने भी आंदोलन, वो एक नेचुरल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रगल से जन्मे हैं। जनसंघ का उसमें नहीं, जनसंघ का एक ही रहा है, मतलब संघ का वो है कम्युनल एजेंडा, कम्युनल फोर्सेज को और पोलराइजेशन को, उसके माध्यम से जनसंघ का जन्म हुआ। इसके बाद उसी से फिर बीजेपी आई 1980 के अंदर। इसलिए इसका जो वजूद है वो पूरी संघ पर निर्भर है। तो इसका मतलब ये है कि संघ जब बीजेपी वो अपना एक एजेंट पे काम चल रही है कि हमको इसमें गुजरात बनाना है, और उसके लिए जो जो हथकंडे अपनाए जा सकते हैं अपनाएंगे।
अब यही देखना यह है कि विपक्ष में वो इमेजिनेटिव लीडरशिप है या नहीं, कि कैसे कैसे काउंटर करें, क्योंकि नए नए कॉन्ट्रडिक्शंस सामने आ रहे हैं और उसको कैसे आपने सामना करना है। अब जैसे ये जो 2-3 दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी का हुआ, अब इसके लेखों पे भी कई तरह के सवाल हो रहे हैं। अब जैसे कि आज उसके संयोजक ने, क्या नाम है वो, महाराष्ट्र के डीपीके, उन्होंने कहा, अभिजीत दीपके, हाँ उन्होंने कहा कि सब में तो अगर 7 दिन में अगर प्रधान जी ने इस्तीफा नहीं दिया, शिक्षा मंत्री ने, तो हम उससे कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये एक जो सबसे बड़ा इसमें मुझे लग रहा है, वैसे तो इस नीट के मुद्दे पर और इस पर सब इकट्ठा होना चाहिए, समर्थन देना चाहिए युवकों का जो है, लेकिन ऐसे समय में ठीक 3-4 दिन पहले ऐसे समय में इकट्ठा होना, मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस ने जो पूरा एक माहौल बनाया था, पूरे देश में बनाया हुआ है, एक नैरेटिव तैयार किया है कि भाई युवकों की बेरोजगारी, पेपर लीक और जो बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको सबको लेकर के जो आक्रामक जो आंदोलन किया, चाहे वो जयपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं कहीं भी हो, उसको डिफ्यूज करने का एक मैकेनिज्म हो सकता है, ये मेरी शंका है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, काश कि ऐसा ना हो, तो लेकिन ये शंका है, क्यों कि हम ये अन्ना हजारे के जमाने से देख चुके हैं। मैं यहाँ एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि टीपीके ने अपने 6 तारीख को अपने हाथ में उन्होंने बाबा साहब का कि माई ऑटोबायोग्राफी, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा कभी नहीं लिखी। उन्होंने 1935 में एक 20 पेज लिखे थे, बाय वेटिंग फॉर वीजा। इसके अलावा उन्होंने, अब मजे की बात ये कि वो जो उनके हाथ में जो आत्मकथा थी, उसका प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, जो कि संघ और पूरा बीजेपी का समर्थक, वहां से वो पुस्तक छपी है। अब उनके हाथ में कैसे पहुंची? जी, अरे अगर अगर वाकई आप जेन्युइन थे तो संजीव जी, इनके हाथ में वो होना चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जो उनके फंडामेंटल इश्यूज हैं डॉक्टर अंबेडकर के, उसकी किताबें उनके हाथ में होनी चाहिए। ये जो फर्जीवाड़ा है, इससे कई तरीके की शंकाएं पैदा होती हैं। तो और वो 2-3 जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके क्रेडेंशियल्स भी, वो पहले पार्टी में रहे और उसमें एक तो स्वीकार किया उसने कि हाँ मैंने 2015 और 16 में मैंने मोदी जी का सपोर्ट किया था, लेकिन उस समय क्योंकि यंग था, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती थी, लेकिन बाद में मैंने अपने विचार बदले। ये होता है, ये मैं मान के चलता हूँ कि किशोरावस्था में मेरे भी विचार दूसरे थे और आज मेरे दूसरे परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन हम क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे हैं। जब आप क्रेडेंशियल्स पब्लिक लाइफ में आएंगे तो क्रेडेंशियल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि आप कौन से परिवार से आते हैं, आपकी कौन सी वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये सारी चीजें खंगाल ली जाती हैं। मान आज मैं अचानक कहूँ कि नहीं बीजेपी तो बहुत अच्छी है, बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं बहुत सारी, तो इसलिए मैं इस शंकाओं के बीच में क्या है वो कॉकरोच जनता पार्टी को मैं थोड़ा देखता हूँ। मैं पूरी उसकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा, लेकिन आशंकाएं एक होना स्वाभाविक है। जिसे कहते हैं ना, एक कहावत है अपनी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो हम 2012 से अन्ना हजारे के आंदोलन को देख चुके हैं और जिसमें अरविंद केजरीवाल भी थे, मैंने उनको बहुत ही करीब से तमाम चीजों को देखा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा शंका होती है, बाकी का सब ठीक। लेकिन कुछ भी कहो कि आज का जो शुरुआत है इंडिया अलायंस की, ये पुनर्जीवित हुई है और मैं समझता हूँ कि एक मैसेज तो जाएगा, कुछ मीडिया के बावजूद भी एक मैसेज आएगा पूरे देश में। इसके लिए सोशल मीडिया है, अल्टरनेटिव मीडिया है, जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि अब सब कुछ मोदी मीडिया ही, अगर मोदी मीडिया ही सब कुछ करते तो 2024 में कैसे हारी बीजेपी? 240 नहीं टिकते, 240 पे नहीं टिकते, 240 पे नहीं टिकते, 300 सीटें कैसे हुई? तो ऐसा नहीं है, जब समय बदलता है सर, तो जैसे कि 1977 में 1977 में कांग्रेस हारी, इंदिरा जी हारी और उन्होंने दोनों सीटें रायबरेली और अमेठी हारे, और
सेंसरशिप के बावजूद, सब कुछ के बावजूद। तो ऐसा नहीं है, जनता जब तैयार हो जाती है, लोग मैसेज जाता है, तब बहुत सारे कुछ बहुत नहीं। सारे बहुत सारे बहुत सारे उदाहरण है सर, बहुत सारे हाँ, उदाहरण तो बुनियादी मैं तो आपको कहूँगा, बुनियादी जो मुद्दे हैं, और वो है बेरोजगारी, महंगाई, और साथ में एक सवाल और है कि इस समय भारत की संप्रभुता जी वो जी दांव पर है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो बिल्कुल जिस तरह से अमेरिका हमारी बाहों को मरोड़ रहा है, चाहे वो ट्रेड डील का सवाल हो, चाहे कुछ भी, उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर हम लोगों ने बिल्कुल तरह कंप्रोमाइज, सरेंडर कर दिया, तो फिर हम उठ नहीं पाएंगे। जो नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद आ रहा है अलग अलग ढंग से, उसका मुकाबला करने के लिए आपको बहुत ही ईमानदार और अपने सॉवरेनिटी की रक्षा करनी होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती भी आने वाली। और आज का ताजा आपने सुन ही लिया होगा कि वेस्ट एशिया फिर से धधक रहा है, तनाव, जी 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 बिल्कुल हमले बिल्कुल हो बिल्कुल गए हैं, इसका असर बिल्कुल भारत पर पड़ेगा। और जी, पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोशी साहब ये बताइए ना, ये जो फूलछाप कांग्रेसी जो बात होती है, लगातार होता है कि फूलछाप कांग्रेसी, और ये सब जगह हर दल में है, और उनके अपने कुछ ना कुछ ऐसे, उनकी अपनी नस दबा होना है, या उनके अपने लोभ है। यहाँ तो ये भी चल रहा है कि बहुत आपने देखा था जो 2020 में जो टूटी थी, जब कमलनाथ 18 में लेके आए थे 114 सीटें, और फिर जैसे तैसे सरकार बनी थी और 15 महीने में गिर गई थी। तो ये सब चीजें होने के बाद भी आप नहीं वो हो पाते, आप अक्सर डिफीट खा जाते हो सारी चीजों में। यहाँ भी बहुत संभावना है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनको केवल और केवल 8 चाहिए होंगे, 48 उनके पास हैं। एक वो पहले कांग्रेस की तोड़ के बैठी हुई है अपने पास जो निर्मला सपरे हैं, एक वो जो है वो भारत आदिवासी पार्टी 50 होता है, और 8 का नंबर चाहिए होगा, कुछ भी कमाल हो सकता है। सम अप नोट चाहूंगा आप। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है, और वो है कि वो अपनी गलतियों से बहुत कम सीखती है। ये एक आम धारणा है कि वो जिसको जितनी बीजेपी जितनी जल्दी अपनी गलतियों से सीखती है, उससे सुधारती है और दूरदृष्टि रखती है, उस मामले में कांग्रेस जो है थोड़ा सा पीछे रहती है। तो जो अभी जो आपने कमलनाथ जी की बात की, अब वो 2020 का वो जो सब कुछ मालूम है। अभी सबसे बड़ी सवाल आ रहा है कि जो तीसरे कैंडिडेट के रूप में खड़ा, मीनाक्षी नटराजन है कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट। मैं जी उसी पे आ रहा राहुल हूँ, गांधी जबकि कोर्ट। मीनाक्षी जी को खड़ा किया। अब उसको लेकर के कई तरीके की बातें उठ रही हैं। उसमें बीच में कमलनाथ जी की भी बीच में नाम आ गया है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई कमलनाथ इतने बड़े वरिष्ठ हैं, सीनियर मोस्ट हैं, उनको क्यों नहीं। तो और ये बात तब से उठी आपको, जब दिग्विजय सिंह को लेकर के सवाल उठा था, और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे थे कि भाई मुझे भेजा जाए, तो एक बड़ा ट्रस्ट हुआ और उसके बाद सरकार गिरी हुई। ऐसे समय में तो मैं एक चीज तो मानना पड़ेगा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में, बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने संगठन के आदेश को मानते हैं, ये तो मान के आप चलिए हाई। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी भूख जो है कभी शांति नहीं होती। उनका ये बड़ा वो है, लोग जो है उनकी तृष्णा जिसे बोलते हैं, सत्ता के लिए तृष्णा, सत्ता तृष्णा हमेशा बनी रहती है। कल तो इसलिए कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से कम सीखती है, जल्दी सीखे तो वो अच्छी बात है। मैं यहाँ अंत में अपनी एक बात समाप्त करके, कि कल मैंने वो नाटक देखा, अंधयुग, जिसे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा था। तो कल उसके ओपनिंग में सब दो तीन बातें बहुत हो जाती हैं कि जब धृतराष्ट्र का राज होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो विक्टिम होता है वो सत्य होते हैं, मर्यादा और नैतिकता। इन तीनों का सबसे ज्यादा हनन होता है। और अंत में जो चौथी बात, जो चौथा संदेश मिलता है कि भाई कोई भी सत्ताधीश हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो कृष्ण हो, जिसे बोलते हैं पर हो प्रभु, पर हो या परात पर, कोई भी अमर नहीं। कोई भी संसार के जो भौतिक नियम हैं उसके अनुसार आपको दुनिया से विदा होना पड़ता है। ये एक सबसे बड़ा संदेश है। मैं समझता हूँ कि ये आज भी लागू होता है, कम से कम श्री नरेंद्र मोदी जी को पे भी लागू होता है, और सब पे भी, कि भाई वो अपने आप को अमर ना समझे। ये जो बेसिक जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है, जो नैतिकता है, जो सत्य है,
उसको जीवित रहने दें, तुम हमेशा नहीं रहने वाले। ये मैंने कल उसके इससे अच्छा समअप हो नहीं सकता था। और देखिए वो सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, यही उसका मूल है। हाँ, ये है। संजय ने कहा, यस आपने अच्छा किया संजीव जी याद देना, कि संजय ने यही तो कहा कि सत्य मरेगा नहीं, मतलब वही कि सत्य की मृत्यु नहीं होती, सत्य रहेगा। वो अभी पराजित हो सकता है लेकिन वो रहे। तो ये इस बात को शासक लोग हैं वो धृतराष्ट्र ना बने, कम से कम वो लोग तो ना बने कि जो कि मतलब अपने आप को हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं। मतलब तो कम से कम वो तो गीता से और संत युग से ये सीखे। तो मेरा ये कहना है, मेरा तो यही कहना है कि देखिए चीजें तो बदलेंगी, और चाहे वो 7 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, कुछ भी कहे, अब इतना आसान बीजेपी के लिए रास्ता तो नहीं है, जैसा वो चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब जनता में चेतना भी आने लगी है। देखिए जब मुद्दे जब विपक्ष उठाएंगे उससे चेतना का विकास होता है और उसका विस्तार होता है, और उसमें एक कंट्रीब्यूट कुछ भी कहो, एक ये कॉर्पोरेट पार्टी ने भी की है ये अपने ढंग से। तो मैं समझता हूँ अब इतना आसान नहीं रहता, जो हिंदुत्व का जो मिथ है वो टूट चुका है, ये तब मान के उसकी सीमाएं उजागर हो गई हैं। तो इतना आसान 7 प्रदेशों के चुनाव में अब इन्हें एक वागा मिलने वाला नहीं।